बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। इससे पहले जो है वो हमने क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स का कुछ जो है वो इंट्रोडक्शन किया था और उसमें कुछ टर्म्स हमने जो है वो डिस्कस की थी कि जो हमें बाद में फिर जो है वो यहाँ पे यूज़ होंगी। इसमें जो फर्स्ट लॉ है इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, उसकी जो है वो एप्लीकेशंस देखेंगे और साथ उसकी जो है वो लिमिटेशंस, ये चीज़ें जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। First law of thermodynamics is the law of conservation of energy. This law is the result of human experience and is not derived from any principle. This law may be stated in various forms. सबसे पहले जो लॉ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इट इज़ ऑल अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि इसमें जो एनर्जी कन्वर्ट होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म, उसके बारे में जो है वो हम देखेंगे। और सेकेंडली, दिस लॉ इज रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, जो आप कह लें कि ह्यूमन एक्सपीरियंस के थ्रू जो है ये ड्राइव किया गया। इसमें जो कुछ इसकी डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। नंबर वन, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसअपीयर्स इट मस्ट अपीयर इन सम अदर इक्विवेलेंट फॉर्म। कि हमारे पास एनर्जी की कोई भी फॉर्म है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मैकेनिकल एनर्जी है, कोई हीट एनर्जी है या थर्मल एनर्जी है, उसको जब हम कन्वर्ट करते हैं या उसको हम कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, आप इलेक्ट्रिसिटी है, उससे आप कोई चीज़ जो है वो बिजली वाली चलाते हैं और उसकी आउटपुट होती है। ठीक है, तो वो अगर हम कहें कि एक मैकेनिकल स्टरर, जिसको सिंपली हम मदानी कहते हैं, उसको अगर आप इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और वो वर्क करती है, इट मींस कि उसकी जो जो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहाँ पे हम दे रहे हैं, वो ना तो वहाँ पे कोई एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ना ही कोई डिस्ट्रॉय हो रही है, बल्कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है टू अनदर फॉर्म, जो कि मैकेनिकल एनर्जी में हो रही है। इस तरह जो भी हमारे पास एनर्जी की जो है होंगी फॉर्म्स, वो एक दूसरे में कन्वर्ट होंगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, कि वो ना तो आप कोई न्यू एनर्जी जो है वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और ना ही आप जो है वो उसकी जो है उसको जो है वो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जस्ट ये है कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। सो इट मस्ट appears in some other equivalent form. Second जो हमारे पास स्टेटमेंट है, total mass and energy of an isolated system remain constant। कि हमारे पास जो टोटल मास एंड एनर्जी है, अब इसमें जो टोटल मास और एनर्जी की हम बात करें कि वो आइसोलेटेड सिस्टम में रिमेन कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था कि जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसमें आपकी कोई भी एनर्जी जो है उसका लॉस नहीं होता। क्लोज्ड सिस्टम, जिसमें हमने कहा था कि हीट एनर्जी जो है वो मास तो उसका कंजर्वेटिव रहता है, लेकिन हीट जो है वो ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा है जिसमें ना तो मास का लॉस होता है, ना ही आपका एनर्जी, हीट एनर्जी या इस तरह की जो है वो उसका लॉस होता है। सो आइसोलेटेड सिस्टम अगर होगा तो आपका टोटल मास और एनर्जी जितनी आप देखें उसका जो सम है उसका वो कांस्टेंट रहेगा। हो सकता है कि कुछ जो है एनर्जी में चला जाए, कुछ कन्वर्जन्स उसमें हो सकती हैं, लेकिन टोटल जो है उसका वो कांस्टेंट ही होता है। द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। अब अगर हमारे पास कोई ओपन सिस्टम है जिसमें एनर्जी जो है वो सिस्टम से निकल के सराउंडिंग्स में आ रही है, फॉर एग्जांपल आप वाटर बॉयल कर रहे हैं और आफ्टर बॉइलिंग वाटर के वेपर्स भी जो है वो वहाँ पे आ रहे हैं और सराउंडिंग्स का टेम्परेचर भी वो इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसमें फिर ये है कि जो आपकी एनर्जी जो है वो सिस्टम में जा रही है, सिस्टम से सॉरी सराउंडिंग्स में जा रही है, उसको अगर आप देखें तो वो भी आपको कांस्टेंट ही मिलेगी। मींस कि जितनी आपकी सिस्टम से आउट करके सराउंडिंग में चली जाएगी, उसको और जो बाकी है उन दोनों को अगर आप सम करेंगे तो सिस्टम और सराउंडिंग्स में आपका टोटल जो एनर्जी है वो कांस्टेंट होगी। मींस कि एनर्जी लॉस नहीं होगा, वो जस्ट सिस्टम से निकल के सराउंडिंग में जो है वो एंटर हुई होगी। इस एक और स्टेटमेंट है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ
perpetual motion machine which could work continuously without consuming energy. इस स्टेटमेंट में ये है कि आप कोई भी ऐसी मशीन, कोई भी ऐसा इंजन जो है कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। परपेचुअल मोशन मशीन होती है जो कंटिन्यूसली वर्क करती हो, विच कुड वर्क कंटिन्यूसली विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई ऐसी मशीन है जिसको आप एनर्जी दें, वो दे के एक मरतबा स्टार्ट कर दें, फिर वो विदाउट एनर्जी जो है वर्क करती रहे। इसकी सिंपल एग्जांपल आप देखें कि फ़ैन को ले लें। फ़ैन आप चलाते हैं, उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो वो मोशन उसकी स्टार्ट होती है, और जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको आप ऑफ करेंगे तो वो आपका फ़ैन भी जा रहा है उसके साथ ही। ये नहीं है कि आप अगर उसको एक जर्क दे के छोड़ देते हैं और ख़ुद फिर वो जो है विदाउट एनी कंज्यूमिंग एनर्जी जो है वो काम करता रहता है। तो उसको कोई ऐसी मशीन नहीं है जो कंटिन्यूसली वर्क करे और उसमें जो है वो एनर्जी कंज्यूम ना हो। एनर्जी जो है वो कंज्यूम होगी, तभी जो है उसकी एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होके इन द फॉर्म ऑफ वर्क आपको आउट मिलेगी। मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन जो है, सिंस हीट एंड वर्क आर नॉट स्टेट फंक्शंस, it means it is meaningless to ask how much heat or work system possess. On the other hand, the internal energy of the system is a state function since it depends only on the thermodynamic coordinates of the state such as temperature, pressure, and the composition. So the term internal implies that other kind of energy may be associated with the system. That's the total energy of the system. E total is given by इसमें ये है कि हमारे पास सिंपली ये सारी जो स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। हमारा यहाँ पे मकसद ये है कि हमारी जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की, वो एक्चुअली क्या होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, उसकी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, और उसकी जो भी इंटरनल एनर्जी है। एक्सटर्नल एनर्जी इज द सम ऑफ के ई एंड पी ई। ठीक है, और अगर हम एक्सटर्नल एनर्जी की बात करें तो वो उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल होती है। सो मैथमेटिकली हमारे पास हीट और वर्क जो है वो क्योंकि स्टेट फंक्शन नहीं है, तो हम उसके लिए इट इज़ मीनिंगलेस टू आस्क हाउ मच हीट और वर्क सिस्टम जो है वो पोजेस कर रहा है। ऑन द अदर हैंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज अ स्टेट फंक्शन। सो इसमें हम जो हमारे पास टोटल एनर्जी आएगी वो के ई पी ई प्लस ई जो है वो होगी। Where E denotes internal energy, ये हमारे पास जो E है, it means internal energy. This internal energy consists of molecular translational, vibration and translation energies, rotational energies, electronic energy and nuclear energy. ये भी हमने पहले देखा कि internal energy में सारी जो है वो हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी आती हैं। It must, in most cases, we shall consider the system will be at rest and external fields like electric or magnetic will not be present। कि जब हम हमारे पास एक्सटर्नल जो फील्ड है, ठीक है, द सिस्टम विल बी एट रेस्ट, जो सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा होगा, एंड एक्सटर्नल फील्ड्स जो हैं वो अब प्रेजेंट नहीं होंगी। मसलन इसकी भी फिर मैं वही आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर फ़ैन का थोड़ा सा मैकेनिज्म आपको पता हो कि जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो जो उसमें कॉइल्स होती हैं जिसको हम कहते हैं कि वाइंड किया होता है उसको, उन कॉइल्स में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होती है। उस मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जो है वो आपका रूटर जो होता है फ़ैन का वो रोटेट करता है। सो जब आपका सिस्टम रेस्ट में है, सो वी विल कंसिडर कि जब ये हमारे पास रेस्ट है, मींस फैन ऑफ है, आपने इसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी हुई, वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, देन वहाँ पे कोई भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी प्रोड्यूस नहीं हो रही होगी। वो तभी होगी जब आप उसको एनर्जी देंगे और वो काम करना शुरू करेगा, तो वहाँ पे डेफिनेटली हम समझेंगे कि अब ये वहाँ पे इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है, फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। दस बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आर जीरो एंड ई टोटल इज इक्वल टू ई। अब जब आपके पास वो
फील्ड्स नहीं है, वो काम नहीं कर रहा, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब उसके पास नहीं है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो है। सो जब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ज़ीरो होंगी तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास ये दो टर्म्स अगर ज़ीरो होंगी तो ई टोटल विल बी इक्वल टू ई। फिर आपकी जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की वो उसकी इंटरनल एनर्जीज जो है उनके इक्वल आएगी। एज थर्मोडायनामिक्स इज नॉट बेस्ड ऑन any model, therefore there is no need for us to know the exact nature of E। हम उसकी एग्जैक्ट नेचर नहीं देखते कि जब वो वर्क कंडीशन में नहीं है तो उसकी एग्जैक्ट नेचर क्या है उस वक्त एनर्जी की, जो उसमें इंटरनल एनर्जी है। In fact, we have to calculate this quantity accurately. Okay, let us consider a system in state A with internal energy E A। एक सिस्टम है हमारे पास जिसकी स्टेट A है और उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो E की बजाय हम ई ए डिनोट कर रहे हैं। इट absorb from surroundings a certain quantity of heat Q and undergoes in its state B। कोई सिस्टम A स्टेट में था, उसने सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब की और स्टेट बी में चला गया, वेयर द इंटरनल एनर्जी इज ई बी। अब उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो ई ए की बजाय ई बी हो गई है, और ये क्यों हुई है? क्योंकि उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई है। उसकी पहली इंटरनल एनर्जी और थी, जब वो स्टेट चेंज हो गई तो उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो भी चेंज होगी। द चेंज में बी फिजिकल और केमिकल और मैकेनिकल। इसमें अब ये है कि कोई भी चेंज हो सकती है। अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो वो केमिकल चेंज हो सकती है, कोई फिजिकल ऑपरेशंस आप कर रहे हैं तो वो हो सकती है, कोई मैकेनिकल काम है, कोई मशीन है तो वो भी चेंज हो सकती है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय डेल्टा ई इज इक्वल टू ई बी माइनस ई। कि ये हमारे पास अगर एक हमारे पास कुछ सिस्टम है, वो स्टेट ए से स्टेट बी में शिफ्ट होता है। यहाँ पे इसकी जो एनर्जी है वो ई ए, हमने कहा कि टोटल एनर्जी जो इंटरनल एनर्जी है, बी पे इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होके ई बी हो जाएगी। अब जो चेंज आएगा डेल्टा ई, वो ई बी माइनस ए होगा। ठीक है जी। और ये जो चेंज है ये केमिकल भी हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। एनर्जी डिफर्स फ्रॉम बोथ हीट एंड वर्क इन दैट it always changes by some amount in going from one state to another state, irrespective of the nature of the path। अब एनर्जी जो है वो हीट और वर्क दोनों से डिफरेंशिएट है, दोनों से डिफरेंट है। इन सेंस, किस सेंस में डिफरेंट है? बिकॉज इट ऑलवेज चेंज बाय सम अमाउंट इन गोइंग फ्रॉम वन स्टेट टू अन। इसकी अमाउंट में चेंज आती है एनर्जी की, कि एनर्जी कम है, एनर्जी ज्यादा है। ठीक है। या क्या चेंज आई है? चेंज इन अमाउंट ऑफ द एनर्जी। एक स्टेट से, जैसे हमने यहाँ का स्टेट ए से स्टेट बी पे गई तो वो एनर्जी चेंज हुई दोनों स्टेट्स में, लेकिन यहाँ पे ये नहीं होता कि वो किस पाथ से चेंज हुई। फॉर एग्जांपल अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसका पाथ हो रहा है, मैकेनिकल ऑपरेशन है उसका पाथ हो रहा है, तो इट इज़ नॉट कंसर्न ऑफ एनर्जी के कौन से पाथ से जो है वो एनर्जी, उसका हमने देखना है कि चेंज हो रहा है। ठीक है, तो वो पाथ जो भी है। इफ डब्ल्यू इज द वर्क डन बाय द सिस्टम ड्यूरिंग दिस चेंज, द नेट गेन इन एनर्जी इज क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है। अब अगर हमारे पास एनर्जी वर्क अगर हुआ है ड्यूरिंग द एनर्जी, ठीक है, या जो चेंज आई है एनर्जी में उसके दौरान अगर वर्क हुआ है तो वो हम हाँ कहेंगे कि हमारे पास जो गेन इन एनर्जी है, नेट गेन इन एनर्जी, ये हमारे पास Q प्लस डब्ल्यू होगा। ठीक है, Q जो है ये क्या है? ये वो हीट होगी। लेटेस्ट कन्वेंशन इज टू take work done by the system on surrounding negative and work done by the surrounding on system is positive. From the first law of thermodynamics, this must be equal to increase in delta E of the system। ये हम देखते हैं आगे इसको, Q प्लस डब्ल्यू और नेगेटिव पॉजिटिव साइंस कौन से होते हैं। फिलहाल आपने यहाँ पे इस चीज़ को गौर करें कि अगर हम हमारे पास जो
जो एनर्जी चेंज आती है, जो हम कह रहे हैं कि जी उसका पाथ्स के साथ कोई लेना देना नहीं है कि वो उसका पाथ कौन सा है, जस्ट उसने चेंज होना है। तो उसके दौरान अगर कोई वर्क हो जाता है, जैसे मैकेनिकल वर्क है, तो वो हमारे पास फिर Q प्लस W होगा कि Q जो हीट उसने सिस्टम से, सराउंडिंग से या सिस्टम से, जिस तरह भी उस वर्क के दरमियान जो हीट कंज्यूम हुई है, W जो वर्क हुआ हुआ। ठीक है, तो अगर आप वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग तो ये नेगेटिव वर्क होगा, और अगर वर्क डन बाय द सराउंडिंग्स ऑन द सिस्टम तो उसको हम पॉजिटिव वर्क कहते हैं। इसको मैं एक और सेंस में भी जो है वो करता होता हूँ कि याद रखने के लिए कि आप अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम मीन्स कि सिस्टम सराउंडिंग्स के ऊपर वर्क कर रहा है, तो इट मीन्स कि वहां से जो वर्क जो है वो माइनस हो रहा है, जो कि सराउंडिंग की शिफ्ट हो रहा है। सो हम वहाँ पे Q माइनस W यूज करते हैं। और अगर सराउंडिंग्स जो है वो सिस्टम के ऊपर वर्क कर रही है, मीन सिस्टम में वर्क ऐड हो रहा है, तो ये पॉजिटिव साइन जो है आएगा। ये हमारे पास जो फिर हम कहते हैं कि जी अगर वर्क हुआ है तो डेल्टा E मीन्स जो टोटल चेंज है वो किसके बराबर आ जाएगी, Q जो हीट वहां पे एब्जॉर्ब हुई है या जो भी चेंज हीट वहां पे कंज्यूम हुई है, प्लस जो वर्क हुआ है। सो यहाँ से जस्ट हमने डेल्टा जो E है उसको इधर ही रहने दिया, Q को जो है वो शिफ्ट किया, तो आफ्टर शिफ्टिंग द Q इट विल बी Q इज इक्वल टू डेल्टा E माइनस W। ठीक है, हमने जो है क्या किया है कि इस W को Q की वैल्यू लेने के लिए W को हमने यहाँ पे किया, पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव साइन हो जाएगा, तो इस तरह ये हमारे पास Q डेल्टा E माइनस W आ जाएगा। अब Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस W, ये हमारे पास हीट है, और इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ये वही है कि अगर यहाँ पे हमारे पास ये वर्क डन बाय द सिस्टम है, बाय सिस्टम, कि सिस्टम ने वर्क किया, और ये जो है ये वर्क डन ऑन द सिस्टम के सराउंडिंग में जो है वो सिस्टम पे वर्क किया। क्वेश्चन 3.2, ये जो हमारे पास डेल्टा E Q प्लस W है इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर very small change. The above equation is written as partial हम use करते हैं for very small change. तो ये partial Q is equal to dE minus partial W, where D is a small change in internal energy, partial Q small amount of heat, and partial W small amount of work done. If the work done by the system is of a mechanical type only, the equation 3.2 assume the form uh, Q is equal to delta E minus P dV, P delta V, or delta E is equal to Q plus P delta V। ये जो P delta V है ये एक्चुअली हमारे पास वर्क ही है, P delta V ये वर्क डन है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क इसको हम कहते हैं। प्रेशर वॉल्यूम वर्क, इसको हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क कहते हैं। और ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क का मतलब ये क्या होता है, मसलन हमारे पास एक ये वेसल है, इसमें ये एक कह लें कि पिस्टन लगा हुआ है। अगर हम यहाँ से प्रेशर अप्लाई करते हैं, ये फोर्स है, और वो इस पिस्टन को नीचे को मूव करेगी, यहाँ तक आ जाता है फॉर एग्जांपल, तो ये जो चेंज हुई है ये डेल्टा वी है। अब वर्क डन ये होता है कि आपने किसी चीज़ को फोर्स लगाई, और मसलन आप कहते हैं कि जी ये हमारे पास है एक कोई ब्लॉक पड़ा हो, उसको आप ड्रैग करें, और थोड़ा सा, तो आप वर्क करने के लिए क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे दोनों हाथों से, वो ब्लॉक जो है ड्रैग करेगा, आगे चला जाएगा।
तो इट मीन्स कि आपने वर्क किया है। तो इन केस ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क, अगर मैकेनिकल टाइप हो जिसमें ये इंजन की हम बात कर रहे हैं स्पेशली, जो इंजन होते हैं उसमें आपको पता है ये रिंग पिस्टन सिस्टम होता है, तो उसमें यही वर्क डन हो रहा था। तो इसमें ये होगा कि हमारे पास जो P जो प्रेशर होगा, और उस प्रेशर की वजह से जो चेंज इन वॉल्यूम आता है वो एक्चुअली वो डिस्टेंस होता है कवर्ड, जो जो हम कहते हैं कि वर्क लिए चाहिए। तो यहाँ पे P डेल्टा V, जस्ट हमने W को जो है P डेल्टा V के साथ किया है। तो इस सिस्टम में जो हमने ये कहा कि इसमें हमारे पास जो W होगा वो क्या होगा, P डेल्टा V होगा। तो जस्ट ये हमने P डेल्टा V के साथ जो है यहाँ पे W को रिप्लेस किया है, बाकी माइनस प्लस वही होगा। और दूसरा ये है कि यहाँ पे जो है Q इज इक्वल टू डेल्टा E माइनस P डेल्टा V है, तो ये माइनस वर्क जो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, और उसमें अगर आप डेल्टा E की वैल्यू लेना चाहते हैं तो वो Q प्लस P डेल्टा V होगी। मींस के जो इंटरनल जो एनर्जी चेंज आएगी उस सिस्टम में अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, वो किसके बराबर होगी, जो हीट वहां पे एब्जॉर्ब हुई और जो वर्क हुआ, ये दोनों को अगर आप सम करते हैं तो वो आपके पास चेंज इन एनर्जी आएगा। Equation 3.4 is perfectly general and applies to calculate of W, Q and delta E in any expansion and contraction of the system। ये expansion and contraction जो है ये उसी को हमने फिर जो pressure volume work को जो मैंने आपको बताया ये वही है, ठीक है। expansion means जब एक्सपैंड हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन मीन जब वॉल्यूम कम हो रहा है। तो ये एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन सिस्टम इसको हम कहते हैं, या रिंग पिस्टन सिस्टम जो है सिंपली ये एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन सिस्टम ही होते हैं। होवर अंडर स्पेशल कंडीशंस दिस इक्वेशन में टेक अ स्पेशल फॉर्म व्हेन। अब जो है इसी इक्वेशन को हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। व्हेन द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होता, देन टोटल जो एनर्जी होगी वो उसकी जो भी हीट है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। मसलन फॉर एग्जांपल, दोबारा से मैं वही आपको यहाँ पे बनाऊंगा कि हमारे पास ये एक रिंग पिस्टन सिस्टम है, हमने इसको यहाँ से प्रेशर अप्लाई किया, मींस फोर्स अप्लाई की। अब ये जो सिस्टम है ये यहीं पे फिक्स है, ये मूव नहीं कर रहा, ठीक है, फिक्स है, मूव नहीं कर रहा, नॉट मूविंग। It means there is no change in volume. Delta V will be 0। इसका मतलब है कि ये मूव नहीं कर रहा। अब क्या होगा, जो प्रेशर होगा वो इसकी एनर्जी को इंक्रीज करेगा, इसकी हीट यहाँ पे जो है वो। अब सिर्फ क्या होगा कि अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ पे Q हीट प्रोड्यूस होगी। तो हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, अगर हमारे पास इफ डेल्टा V इज इक्वल टू 0, चेंज नहीं हो रही, देन P डेल्टा V विल बी 0, क्योंकि आप 0 के साथ P को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिर इक्वेशन जो है ये बन जाएगी डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू वी। देन व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर इज 0 during free expansion, P is equal to 0 and W is equal to 0, and hence delta E is equal to Q। ये उसकी सेकंड कंडीशन है कि इफ P जो है आपके पास 0 है, मीन्स कि प्रेशर ही नहीं है। प्रेशर नहीं है तो इसको हम फ्री एक्सपेंशन वर्क कहते हैं, यानी इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। यहाँ पे हमने प्रेशर को कांस्टेंट की नहीं। ये पिस्टन जो है जो रिंग का विंग पिस्टन सिस्टम होगा, ये अपनी आसानी से जो है वो मूव कर सकता है, इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा। अब अगर कोई प्रेशर नहीं है, कोई फोर्स ही नहीं लगी, तो इसका मतलब क्या है, इफ P इज इक्वल टू 0 सो देयर इज नो वर्क। There is no work means W is equal to 0।
अब अगर ये W इज इक्वल टू ज़ीरो है तो हमारे पास जो इक्वेशन 3.4 हमने ये ऊपर देखी है उसमें देखें क्या चेंज आएगी। ये इक्वेशन कैसे बनेगी। इसको हम यहाँ पे ही जो है वो कर लेते हैं। हमारे पास जो डेल्टा ई था, सॉरी, डेल्टा ई वो था क्यू प्लस पी डेल्टा वी। अब अगर ये हमारे पास डेल्टा पी जो है वो ज़ीरो हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी, तो ये सारा एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्यू जो है वो बचेगा। द ट्रूथ एंड जनरल नेचर ऑफ फर्स्ट लॉ इज प्रूव्ड बाय द failure of various attempts from time to time to obtain work without consuming energy. It is called perpetual motion machine of first kind. अब हमारे पास जो स्टेटमेंट्स थी जो फर्स्ट लॉ की, वो कैसे प्रूव हुई कि हमने जो है वो बार बार ये अटेम्प्ट्स की, टाइम टू टाइम हमने ये कोशिश की कि हम कोई ऐसी मोशन मशीन बनाएं पेरिपेचुअल जो कंटिन्यूस मोशन उसकी हो, कंटिन्यूसली वर्क करे, जो एनर्जी भी कंज्यूम ना करे और वर्क भी करती रहे। तो इसकी कोशिश में अगर वो नहीं बनी तो हमने कहा कि जी हमारी जो स्टेटमेंट्स थी फर्स्ट लॉ की वो ट्रू थी और वो सही थी। Applications. First law of thermodynamics is law of conservation of energy. Its formation is based on our vast experience in the study of relationship between different form of energies। ये हम चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो है कि हमने जो है वो एक्सपेरिमेंट्स के, जैसे लास्ट में मैंने कहा कि वो इस एक्सपेरिमेंट्स में कि हम जो है वो ऐसी मशीन बनाएं जो एनर्जी के बगैर काम करती रहे, कंज्यूम करने के बगैर। तो उसमें वो नहीं बनी तो मीन्स कि हमारी ये एक्सपीरियंस बेस्ड जो कैलकुलेशंस थी ये सारी वो थी। कंसेप्चुअली द फर्स्ट लॉ इज क्वाइट इजी टू comprehend. It can be readily applied to any practical system। कि हमारे पास conceptually अगर आप देखें तो फर्स्ट लॉ जो है उसको comprehensive यानी आप कह लें कि बयान करना इजी है, और इसको हम कोई भी प्रैक्टिकल सिस्टम है उसके ऊपर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी फैन की, आप कोई चीज़ देख लें जो मैकेनिकली आपके सामने वर्क कर रही है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है प्रैक्टिकली, तो उसके ऊपर ये इन लॉज को आप अप्लाई कर सकते हैं। जो फर्स्ट लॉ है, जो स्टेटमेंट्स हमने की उनमें कोई ना कोई उसके ऊपर जो फिट होगी। दिस लॉ डील्स विद द अमाउंट ऑफ वर्क हीट कैन बी डन बाय अ केमिकल और फिजिकल प्रोसेस एंड अमाउंट ऑफ हीट दैट इज अब्सॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड। कि हमारे पास जो फिजिकल या केमिकल प्रोसेस है उसमें अमाउंट ऑफ हीट जो है या तो अब्सॉर्ब होगी या फिर इवॉल्व होगी, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको प्रूव यहाँ से हो जाएंगी। ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट लॉ इट इज पॉसिबल टू बिल्ड अप tables of enthalpies of formation. Heat may be used to calculate enthalpy changes of the reaction that have not yet been studied। कि हम जो है एक टेबल जो है enthalpy changes की जो है वो बना के हम उस रिएक्शन की डिटेल स्टडी आप कह लें कि कर सकते हैं, विद इंफॉर्मेशन ऑन हीट कैपेसिटीज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। हीट कैपेसिटी के बारे में हम जो है वो नहीं हमने किया। ये भी वाला एक टर्म है जो उसमें यूज होती है, वो भी हम इससे जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। It is possible to calculate the heat of reaction at a temperature where it has not been previously studied. Okay, making use of this law, we can calculate some of the thermodynamic quantities like delta E, delta H, and W work and Q heat for the system involving real gases। कि real gases में के साथ जो system run हो रहे हैं, जिससे मैंने आपको कहा कि हमारा जो हीट इंजन है, ये जो हमारे नॉर्मल रिंग पिस्टन सिस्टम है, ये सारे जो है वो रियल गैसेस। अगर आप इसका थोड़ा सा देखें कि ये कैसे वर्क करता है, गाड़ी का इंजन देख लें या बाइक का कि वो कैसे वर्क करता है, तो उसमें रियल गैसेस का ही रोल आता है। ओके, लिमिटेशंस जो है फर्स्ट लॉ की। द फर्स्ट लॉ हैज एस्टैब्लिश्ड दैट एनर्जीज कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। नाउ दिस लॉ हैज introduced two important state functions, E and enthalpy H,
even then it suffers from the following drawbacks. ड्रॉबैक्स में क्या है? दिस लॉ डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई केमिकल रिएक्शन डू नॉट प्रोसीड टू कंप्लीशन, कि हमारे पास जो कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जो वो कंप्लीट नहीं होते, मतलब आपने तो एनर्जी दी हुई है उनको, उसको प्रोसेस को कंप्लीट होना चाहिए लेकिन वो नहीं कंप्लीट होते, तो उसको ये एक्सप्लेन नहीं करता कि वो क्यों प्रोसीड नहीं हुए। सेकेंडली हमारे पास दिस लॉ इज साइलेंट अबाउट द सोर्स ऑफ हीट एंड डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, के हीट के सोर्स के बारे में नहीं बताता कि अगर कोई रिएक्शन है, आप देखें रूम टेम्परेचर है, उसमें रिएक्शन हो रहा है, हमने खुद से उसको हीट नहीं दी, तो सोर्स ऑफ हीट वो ज़ाहिर है वो सराउंडिंग से या जहाँ से भी वो ले रहा है सिस्टम, लेकिन सोर्स ऑफ हीट के बारे में जो है वो ये लॉ जो है वो साइलेंट है, और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट के हीट जो है वो किस तरफ जो है वो फ्लो करेगी उसके बारे में भी इसमें कोई भी नहीं है डिस्क्रिप्शन। नंबर 3, इट डज नॉट टेल अबाउट द spontaneity of the process, whether the process will be spontaneous or not। spontaneous process जो है उसके बारे में ये नहीं बताता, ये हम जो है वो नेक्स्ट जो हमारा थर्ड लॉ है उसमें ये चीज़ें आएंगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन से होते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में मैंने पहले ही बताया था कि ये वो प्रोसेस जो खुद ब खुद रन होते हैं, जैसे फ्लो वाटर फ्रॉम हाई लेवल टू लोअर लेवल, स्पॉन्टेनियसली खुद ही फ्लो करेगा। तो वेदर द प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, वो खुद ब खुद रन हो रहा है, तो वो उसके बारे में जो है फर्स्ट लॉ में कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं है कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, या ये होगा भी या नहीं होगा। इट डज नॉट टेल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, कि इससे हमें रिवर्सिबल जो फॉर एग्जांपल रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन जो है वो नहीं है, कि वो रिवर्सिबल डायरेक्शन में क्यों जाते हैं वो रिएक्शंस, वो प्रोसेस। Number 5, it does not define the case and extent of conservability of one form of energy into another, कि इसमें इसने ये भी जो है वो डिफाइन नहीं करना कि कितनी एक्सटेंट है, मतलब कितनी जो है वो कन्वर्टेबल है एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। ये हमने कहा कि ये एनर्जी कन्वर्ट होगी, लेकिन हम उसको मैथमेटिकली जो है वो हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ये नहीं दे सकते कि कितनी इसमें एबिलिटी है। ठीक है, वो जो होगी तो उसको हम तो कैलकुलेट कर लेंगे ना एक्सपेरिमेंटली, लेकिन ये हम पहले नहीं हम इसके बारे में जज कर सकते कि इसमें कितनी जो है वो कन्वर्ट होने की कैपेसिटी है, और ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कितनी जो है वो कन्वर्ट होगी। सो इट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसमें हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो एप्लीकेशंस हैं, लिमिटेशंस हैं, और उसकी कुछ मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं। तो इसमें हम जो है हमारा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कोर्स जस्ट हमारा ये मेजर नहीं है, तो इसमें हमने मज़ीद जो है वो इसकी डिस्कशंस या इसकी जो है वो नहीं हमने करनी। इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो आप जो है वो कर सकते हैं।